व्यवसाय को मैंने 4 चरण में 4 स्टेज पाई है। जब मैं एलजेक की बात करता हूँ, अगर एलजेक की जब मैंने शुरुआत की थी और जब उसको एस्टेब्लिश किया है, जब तक वो स्थापित नहीं हुई एक अच्छी व्यवसाय के तौर पे, एक बिजनेस के तौर पे, तो उन चीज़ों को मैं 4 स्टेज में, 4 चरणों में, 4 स्टेज में, 4 चरणों में मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। और मेरे को लगता है कि वो 4 चरण मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ील किए हैं, अपनी लाइफ में फ़ील किए हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में फ़ील किए हैं मैं। तो उन्हीं के बारे में मैं कुछ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को बेसिकली मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्त नहीं करता। अगर आप इन स्टेज को जानेंगे तो इनकी पीछे की सच्चाई को, तो कहीं ना कहीं आप जब भी बिजनेस शुरू करेंगे, जब भी आपको लगेगा या आप व्यवसाय में हो अभी या करना चाहते हो या स्टूडेंट हो, तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी या कहीं ना कहीं वो स्थिति आपके पास आएगी, वो कंडीशन आपकी लाइफ में आएगी, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में आएगी, आपके बिजनेस में आएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर मैं पहले चरण की बात करता हूं, तो पहला चरण अगर हम बात करते हैं तो बड़ा ही धीमा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बीज की तरह होता है। लाइफ को अगर हम एक बिजनेस को मान के चलते हैं तो एक बीज से एक पेड़ बनने तक की पूरी प्रक्रिया को भी हम उस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। बीज को अंकुरित होने में बहुत टाइम लगता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो दिन, महीने और साल तक भी आपको पता नहीं लगता कि आपने जो शुरुआत की है उसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कोई भी फर्क आपको महसूस नहीं होता। और इस चरण में हमें यह भी नहीं पता लगता, इस स्टेज पे हमें यह भी नहीं पता लगता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही है। तो काफी समय तक तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और बहुत बार हमारी इच्छा होती है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको छोड़ दे, क्योंकि ये प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, हमें साथ के साथ ही रिजल्ट चाहिए। तो बहुत बार मैं यही बात कर चुका हूँ कि लायबिलिटी अगर हमारे पास कम होगी तो हम ज़्यादा समय तक बिजनेस में टिके रहेंगे, ज़्यादा समय तक हम डटे रहेंगे और हमारे बिजनेस की सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, हमारे ऊपर खर्च ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को छोड़ने की कोशिश करेंगे, इस प्रोसेस को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस स्टेज से पार पाना है तो आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। और जो आप इस प्रक्रिया में हो, आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, आपका विश्वास होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं और हमें कोई परिणाम नहीं मिलता तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुखदाई होता है ये। और कभी कभी ये होता है कि हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं, कि प्रयास करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो हमें लगता है कि क्या पता हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हमें जाना है वो ये है ही नहीं। लेकिन अगर हमें अपने आप पे विश्वास होगा, इस प्रोसेस में विश्वास होगा और अपने लक्ष्य पे हमारा ध्यान केंद्रित होगा, तो हम लगातार प्रयास करने पे विवश रहेंगे और हम इसको बार बार करते रहेंगे। तो जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसको मैंने सबसे लंबा पाया है। ये बहुत लंबी स्टेज होती है और मैक्सिमम बिजनेस जो शुरू होते हैं वो इस स्टेज में ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा होता है और इसमें कोई रिजल्ट हमें नज़र नहीं आता। तो बहुत सारे चांसेस है कि लोग इसको छोड़ देते हैं, व्यवसाय को यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर हम चारों चरणों की बात करते हैं, सभी स्टेज की बात करते हैं, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चरण चल रहा है, कौन सी स्टेज चल रही है, नहीं चल रही है। मेरे को लगता है कि जो पहला चरण, पहला स्टेज जो मेरी लाइफ में था, एलजेक को जब मैं स्टेबल करना, जब मैंने शुरुआत की, तो वो 3 साल रहा कम से कम। वो सबसे लंबा टाइम था और 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 3 साल में अगर आपको रिजल्ट नहीं आए, 2 साल आपको कोई रिजल्ट नहीं आए, तो आप डेफिनेटली बात है कि आप कोशिश करना छोड़ देंगे वहाँ पे। स्टेज की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये होता है कि इसको हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं और उसी को मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने फील किया है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज यहाँ से शुरू हुआ और वहाँ पे ख़त्म हो गया। जैसा मैंने फील किया है कि अब मेरे को लगता था कि वहाँ तक मेरा पहला स्टेज था, उसके बाद दूसरा हो गया, फिर तीसरा शुरू हो गया, फिर 4th नंबर पे आ गया। तो उसके हिसाब से ही मैं व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। जो पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें तो हम व्यवसाय के शुरुआती गुण ही सीखने में लगा जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है
या आपने कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, बिजनेस का, व्यवसाय का नहीं लिया है, तो जो ये शुरुआती दौर होता है आपका, तो वहाँ पे तो आप व्यवसाय के गुण ही सीखने लग जाते हैं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आपको बिजनेस की समझ नहीं है, तो वो भी आपको सीखना है। उसके अलावा आपके पास मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, आपके पास वेंडर्स नहीं है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स नहीं है आपके पास, तो उनके स्रोत तो ढूंढने में भी टाइम लग जाता है। ये एक तरह से नींव तैयार कर रहे हैं हम किसी बिल्डिंग की, और जब तक नींव बनती है किसी बिल्डिंग की, आपने कभी भी मकान बनते हुए अगर देखा होगा, तो जब नींव बनती है तो जब तक हम नींव डालते हैं उसको हमें बड़ी मजबूती से डालना पड़ता है, और नींव का हमें नहीं पता लगता कि नींव में इतना ज़्यादा पैसा हमारा लग चुका होता है, लेकिन नींव से दिखती नहीं है बिल्डिंग, नींव नीचे ही दबी रह जाती है। और अगर जब तक हम उस पर बिल्डिंग बनाना नहीं शुरू करते, वो बहुत बाद की बात होती है, जब हम उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो नींव हम बनाते रहते हैं, तो नींव का तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो आपको रहने का स्थान देती है ना कुछ देती है, लेकिन नींव बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो मैं आपके साथ व्यक्त कर रहा हूँ, वो चीज़ें, वो यादें, वो परिस्थितियाँ, वो संघर्ष बहुत हद तक धुंधली पड़ चुकी हैं, क्योंकि जिस स्टेज में मैं आज भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास करूँगा कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको वही आपको बताने की कोशिश करूँ जो मैंने उस वक्त फील किया था। मैं ध्यान मगन होकर उन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनको आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपका जो सफ़र हो उसमें वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। अगर मैं प्रथम स्टेज पे वहाँ पे रखता हूँ, तो एक शुरुआत के बाद आप वहाँ पे ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते, आपको शुरुआत करनी है और प्रक्रिया को उसके हाल पे छोड़ देना जो प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस, ट्रस्ट, विश्वास अपने आप पे और संयम बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आपको नींव तैयार करनी है, आपको एक बीज बोना है, उसमें पानी डालना है, और उसके बाद केवल आप इंतज़ार के, केवल आप धैर्य के, वेट करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो अपने प्रोग्रेस, एक बीज से एक पौधा अपने ही टाइम पे उगेगा। तो आप प्रथम चरण में तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप उस चीज़ को सीखें, जो व्यवसाय को आप शुरुआत करें। ठीक है, मैंने जब एलजेक को शुरू किया था तो एज ए पार्ट टाइम बस ऐसे ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि कभी ना कभी जब भी मैं जॉब को छोड़ूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मैं अपना जीवन दे सकूं, जिसको मेरा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए जिसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा, या जॉब छोड़ के जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उस जॉब के बाद मेरे को दूसरी जॉब नहीं करनी थी। तो बेसिकली एलजेक को स्टार्ट करने का मेरा यही मोटिव था। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थे, मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, वेंडर नहीं थे, कोई भी नहीं था जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपको अपने प्रोसेस पे विश्वास कि आपने एक शुरुआत कर दी है। मैंने एक वेबसाइट बनवा ली थी वहाँ पे, और उसको थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि 6 महीने या साल के बाद मैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, या कोई ना कोई उत्पादक मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट लाइन वहाँ पे शुरू कर सकता हूँ। और एक अच्छी एसईओ पे, एक अच्छी गूगल पे रैंकिंग के लिए, या सोशल मीडिया पे एक अच्छी कवरेज के लिए कम से कम 6 महीने या साल का टाइम मेरे को चाहिए। तो वो शुरुआती जो फर्स्ट स्टेज का जो शुरुआती टाइम था, वो मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे लगाया। मैंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया, मैं केवल उसको प्रमोट करने की कोशिश करता था, अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करता था कि कैसे एसईओ कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया प्रमोशन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं पूरी तरह फेडअप हो चुका था, क्योंकि मेरे पास एलजेक में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था, फार्मर फ्रेंचाइजी हेल्प, और मैंने सारा का सारा कंसंट्रेशन अपनी कंपनी को, एलजेक को छोड़ के, उसको बिल्कुल साइडलाइन करके केवल अपने ब्लॉग पे ही वहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। और एलजेक को एक तरह से बाई प्रोडक्ट साइड में कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। उस प्रक्रिया को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तभी मैंने आपको कहा था कि आप ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते, आपने एक स्टार्टअप कर दिया, उसके बाद वो प्रक्रिया अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। और मेरे को याद है कि उसके बाद मैंने अपने फादर से
कुछ पैसे उधार लेके कुछ प्रोडक्ट बनवाए थे जो अल्टीमेटली ज़्यादा नहीं बिके थे, क्योंकि 3 ही प्रोडक्ट थे वो, और 3 प्रोडक्ट का कोई डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और ना ही मैं मार्केट में जाके डायरेक्ट बेचना चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे क्लियर था कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाने हैं। और उसी तरह से मैं ईमेल मार्केटिंग या दूसरे तरीक़ों से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। तो कहीं से भी मेरे को कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता था, क्योंकि 3 प्रोडक्ट की कंपनी के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। तो वहाँ से मैंने ये सीखा था कि जब तक आप अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। और अगर आप, क्योंकि छोटे लोगों के साथ, छोटे बिजनेसेस के साथ कोई भी ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहता, वो सभी एक बड़े कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और एज ए कंपनी जब मैंने एलजेक को शुरू किया था तो मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, उधार लेके पैसे से शुरू किया, तो वो प्रोडक्ट को फिर बेचने की मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, मैंने फ्लो में ही जाने की कोशिश करी। केवल मेरा सारा कंसंट्रेशन अपने ब्लॉग की तरफ चला गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके पास एक साइड में कोई चीज़ होती है तो फिर क्या होता है कि एक फ्रेंड ने किसी से मिलवाया मेरे को, जो सेल्स में काम करती थी वो लड़की, उसने मेरे को कोई पार्टी दी। उसको जो मेरे पास प्रोडक्ट थे उनको लेने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको नए प्रोडक्ट चाहिए था, उसको ऑर्थो का कैप्सूल चाहिए था। तो मैंने ऑर्थो का कैप्सूल अरेंज कराया। पहले ही पैसा नहीं था, जो माल पे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो जूं की तूं थी। उसके बावजूद मेरे को नए प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करी, मैंने जैसे तैसे करके नए प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट की। कुछ टाइम उसने लिया, 2-4 बार लिया, 1-2 बार का उसने पेमेंट भी नहीं दिया। लेकिन क्या होता है कि फिर उसके बाद एक और डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, उसको भी उन प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो मेरे पास थे, उसको पेन ऑयल चाहिए था। तो मैंने फिर पेन ऑयल को अरेंज करा के उसको सप्लाई किया। तो कुछ टाइम के लिए वो चलता रहा। एक्चुअली वो अकेला डिस्ट्रीब्यूटर था और पेन ऑयल ही चलता था केवल। तो ये कम से कम 1-1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि 6 महीने पहले, स्टार्टिंग की 6-7 महीने तो बिना प्रोडक्ट के गुजर गए। उसके बाद कुछ टाइम प्रोडक्ट आने के बाद ऐसे गुजर गए। फिर 1 या 1.5 साल तो पेन ऑयल ने ही सरवाइव रखा। एक्चुअली जितनी भी सेल होती थी उसमें मार्जिन निकलता था, नहीं निकलता था, मेरे को ज़्यादा उस तरफ में ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन एज ए पार्ट टाइम ही कर रहा था। और कंसंट्रेशन मेरा एलजेक से ज़्यादा मेरे ब्लॉग पे था, और ब्लॉग उधर से कामयाब होना शुरू हो गया था। लेकिन ब्लॉग की कामयाबी से सबसे बड़ा फ़ायदा भी एलजेक को हो रहा था, चाहे मैं एलजेक पे ध्यान दे रहा था नहीं दे रहा था, लेकिन जो कुछ लिंक्स जा रहे थे या उसकी जो ऐड ब्लॉग पे जा रही थी, क्योंकि विजिटर बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एलजेक की रैंकिंग में भी गूगल पे फ़र्क पड़ रहा था। और बहुत सारी सोशल मीडिया पे या कुछ भी लगा लो आप, कि उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली एलजेक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन प्रोडक्ट फिर भी अगर हम लगा के चलते तो केवल 5 ही प्रोडक्ट थे हमारे पास। फिर भी पहले 3 प्रोडक्ट जो लिवर टॉनिक, यूट्राइन टॉनिक और जो एल्कलाइजर था, उसके बाद हमने पेन कैप्सूल लॉन्च किया। उसके बाद जो अपने पास पेन ऑयल था वो था, लेकिन 5 प्रोडक्ट के साथ भी कोई नहीं जुड़ना चाहता। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद भी मैंने उस पर ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था, थोड़ा महसूस होता था कि इसको ऐसे ही प्रक्रिया में चलने देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था वहाँ पे। अगर मैं करना भी चाहता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना मेरे पास फंड था और ना ही मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उसके साथ करना चाहता था। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ, जो मैंने कहा था कि जब हम बीज बोते हैं तो अंकुरित निकलता है, फिर वो छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा वृक्ष बनता है, फिर उस पर फल आने शुरू होते हैं। तो सेम चीज़ बिजनेस के साथ भी होती है। हम ज़रूरी नहीं ज़्यादा एफर्ट करने से ज़्यादा ही हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। कभी कभी हमें उसकी प्रक्रिया पे, उस प्रोसेस को भी, अगर उस प्रोसेस पे भी हम उसको छोड़ देते हैं। तो साइड में एक फैक्ट्री थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में उसके साथ वहाँ पे गया, तो मैंने वहाँ पे पाया कि जो अबे रिश्ता है, अशोका रिश्ता है, दसमूला रिश्ता है। एक्चुअली मेरे को आयुर्वेदिक की उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि डाबर का भी ऐसे ही आता है, हिमालय का भी ऐसा ही आता है, बैद्यनाथ का भी इसी तरह आता है। तो इसी तरह ये क्लासिकल प्रोडक्ट चलते हैं, केवल इन पे लोगो ही चेंज होगा। और अगर लेबल की बात करें तो लेबल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी थी, और मेरी उन अंकल से बात हो चुकी थी, तो वो मेरे को बहुत कम क्वांटिटी में देने के लिए वहाँ पे तैयार थे। वो इतनी कम क्वांटिटी थी कि मैं ऑर्डर लेके भी उसको सप्लाई कर सकता था। तो लेकिन मैं स्टॉक नहीं रखना चाहता, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे पूरी उनकी लिस्ट ली, बिल्कुल सेम मैंने एलजेक की वेबसाइट पे डाली, और एक पूरी की पूरी अच्छी प्रोडक्ट लिस्ट वहाँ पे तैयार करी। और बिना इन्वेस्टमेंट के, जहाँ मेरे पास 5 प्रोडक्ट थे, वहाँ अब मेरे पास कम से कम 60 प्रोडक्ट हो गए। वो सारे के सारे क्लासिकल प्रोडक्ट थे,
तो उन पे क्या था कि सिर्फ लेबल चेंज होना है और लेबल चेंज होके सिर्फ लोगो लगना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रांडिंग से ज़्यादा आपको एस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इस तरह क्या हुआ कि वो वेबसाइट पे डाल दी, उसके बाद फिर आपको प्रक्रिया पे ही, उसको प्रोसेस पे ही छोड़ देना होता है, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते। फिर ये होता है कि आपके पास थोड़ी प्रोडक्ट रेंज अच्छी है, आपने वेबसाइट पे डाल दिया, उसको आपने अच्छी तरह एसईओ किया, क्योंकि ब्लॉग के बढ़ने के साथ उसकी रैंकिंग भी गूगल पे अच्छी तरह आने लगी, ब्लॉग पे भी उसकी ऐड आती, तो कहीं ना कहीं आपने विजुअलिटी अपने बिजनेस की बढ़ाई। उसको मैं एक तरह से मार्केटिंग कह सकते हैं हम, कि जहाँ पे आपका कस्टमर है वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट या आपकी कंपनी वहाँ पे एल्जेक कहीं ना कहीं दिखने लगी, गूगल पे भी दिखने लगी, ब्लॉग पे भी दिखने लगी। तो और जब प्रोडक्ट, क्योंकि जिसको जो आपके पास जो रेंज है वो आप ही वही दिखा सकते हो, तो वही प्रोडक्ट मैंने दिखाने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से मेरे साथ जुड़ने शुरू हुए, और उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी घूमी, तो उसके बाद मैं फुल एंड फाइनल अपना एल्जेक में आ गया था, सब कुछ छोड़ के। तो जो यहाँ तक का एल्जेक में फुल एंड फाइनल आने का दौर था, उसको मैं अपने व्यवसाय का प्रथम चरण मानता हूँ, फर्स्ट स्टेज मानता हूँ। और ये बिल्कुल इतना लंबा टाइम था, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि 3 साल का जो टाइम होता है तो वो बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। अगर मैं उसकी प्रति सोचता रहता, अपने स्टार्टअप के प्रति ज़्यादा ध्यान देता, तो मैं अभी कभी भी उसको कर नहीं पाता कभी भी। अगर मैं, क्योंकि अब जितने ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और उतनी ही जल्दी चांसेस रहते हैं कि आप उसको छोड़ दोगे। इसीलिए प्रोसेस पे विश्वास और उसको उसके हाल पे छोड़ देना भी कभी कभी बहुत बेटर होता है। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं, जो दूसरा जो स्टेज होता है, दूसरा जो चरण होता है, वो कुछ नए तरह की चुनौतियां लेके आता है। क्या होता है कि अब आपको यहीं से कमाना है और यहीं पे लगाना है। इससे पहले तो क्या होता कि सैलरी भी आ रही थी, ब्लॉग से भी कुछ पैसे आ रहे थे। अब सैलरी वाली इनकम तो चली जाती है, केवल आपके ब्लॉग से पैसे आ रहे थे और वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि आप उसको कंपनी पे इन्वेस्ट कर सको। केवल वो आप, ये हो सकता है कि आप उससे घर का खर्चा चला सको, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, तो मैं फैमिली का और अपना घर का खर्चा ब्लॉग से आए हुए पैसे से चला सकता था। लेकिन क्या होता है कि जब आप फुल एंड फाइनल अपने काम में आते हो, या जब आप सेकंड स्टेज में आते हो, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका व्यवसाय, क्योंकि फिर आपको फुल कंसंट्रेशन उस पर होता है और आप ज़्यादा फॉलोअप लेते हो थोड़ा सा, और अब तक आपके पास 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर पहले जुड़ चुके होते हैं, तो क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि अब आप परमानेंटली, स्थायी तौर पर अब आप सफल होने लगे हो इस चीज़ में। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपकी जॉब चाहती है, आपका बिजनेस इतना ज़्यादा सफल नहीं है, इतना ज़्यादा इनकम नहीं दे रहे हो, केवल ब्लॉग के सहारे ही आप अपनी ज़िंदगी काट नहीं सकते, तो आपको फैमिली को भी जवाब देना है, और फैमिली को भी आपको एश्योरेंस देना है, आपकी जॉब भी चली जाती है, वो भी आपके खर्चे हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कई फैसले लेने हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हो जो अभी नॉन प्रॉफिट है, जिसमें कोई इनकम ही नहीं आ रही है, और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं है वहाँ पे, और आप उसको आगे ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते हो, क्योंकि आप उस पर फंड भी नहीं लगा सकते ज़्यादा, और आपको अपना घर भी चलाना है। तो कई चीज़ें हैं, आप फाइनेंशियली बिल्कुल कंगाल हो और केवल आपका घर के खर्चे के लिए आपके पास पैसे हैं, तो वहाँ पे आपको फैसला लेना है कि आपको दूसरी जॉब ढूंढनी है या अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो दूसरी जॉब ढूंढने की मैंने कोशिश की कई बार, एक बार, लेकिन क्या है कि जब वो नेगोशिएशन की बात आती है, तो अगर आप जॉब करते करते कहीं पे जॉब ढूंढते हो, तो वहाँ पे आप हायर लेवल पे होते हो, आपको 20% का इंक्रीमेंट मिलता है, जितना भी इंक्रीमेंट मिलता है, तो वहाँ पे आपकी काबिलियत ये आती कि आपके पास एक जॉब है, और अगर ये नहीं रखेगा तो आप अपनी जॉब पे वापस हो, तो आप सामने वाले को भी यही महसूस होता है कि वो अभी बेरोजगार नहीं है और उसकी कंडीशन आपसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, जब आपके पास जॉब नहीं होती, तो आप इस कंडीशन में होते हो कि आप अगले की बार्गेनिंग पावर आपकी कम हो जाती है। आपके पास जॉब नहीं है, सामने वाले बंदे से आपने कहीं ना कहीं रेफरेंस से कहा है कि आपको रख ले, तो वो अपने हिसाब से आपको सैलरी देता है। तो सैलरी जो थी वो इतनी कम थी कि मेरे को लगा कि इससे अच्छा तो मैं थोड़ा सा एफर्ट करूँगा तो खुद के बिजनेस में ही काफ़ी सक्सेसफुल हो जाऊँगा वहाँ पे। तो
ये चीज़ ये है कि जब आप अपने बिजनेस की सेकंड स्टेज पे आओगे तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम नहीं हो सकता कि आपको ऐसे ही फैसले लेने हो, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता कि आपको ऐसे ही फैसले लेने हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने बिजनेस की सेकंड स्टेज में आओगे तो आपको इस तरह से मिलते जुलते बहुत सारे फैसले लेने पड़ेंगे। आपको अपने घर वालों को भी कन्विंस करना है, आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको नौकरी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, या दूसरी नौकरी ढूंढनी है, या खुद का व्यवसाय ही करना है। तो ये कहीं तरह की चीज़ें आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि दूसरी स्टेज में मैंने पाया है कि पहली स्टेज में पार पाने का मैंने आपको जो तरीका बताया था वो ये था कि आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आपने विश्वास किया और उसको उसी तरह छोड़ दिया। थोड़ा सा आपने केयर किया वहाँ पे, अगर बीज को थोड़ा बहुत पानी पुनी डाल देते हैं हम, लेकिन उसके बाद हम अपने हिसाब से ही अंकुरित होता है। यहाँ पे हम ये लगा सकते हो कि एक पेड़ से थोड़ा सा बड़ा पौधा निकल चुका है। अब वो बड़ा तो अपने हिसाब से ही होगा, ठीक है, आप जोर दे के उसको बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो क्या है कि आप पार्टियाँ ढूंढ सकते हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको केवल एडवांस की पार्टियाँ चाहिए, क्योंकि एलजेक में कभी भी मैं क्रेडिट की पार्टियों पे अब तो हम काम नहीं करते क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही नहीं काम किया, लेकिन हम केवल एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं क्योंकि शुरू से ही हम एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारे पास फंड नहीं था और हम केवल अपने साथ उन्हीं पार्टियों को मैं अपने साथ जोड़ना चाहता था जो मेरे को पहले पे कर सके। और वही चीज़ हम अब भी एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि जब किसी को क्रेडिट नहीं दिया तो अब तो हम एस्टेब्लिश है, एक बड़ी कंपनी है, तो अब तो हम उसी रणनीति पे चलते हैं। और उस वक्त भी हमें सिर्फ एडवांस पेमेंट की पार्टियाँ चाहिए थी, तो शुरुआत से लेके आज तक हम एडवांस करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उस वक्त फंड नहीं होता था, तो चांसेस वहाँ पे सेल के भी कम हो जाते हैं क्योंकि एडवांस की पार्टियाँ बहुत कम मिलती है और उसके लिए फिर आपको वेट ज़्यादा करना पड़ता है। तो लेकिन क्या हुआ कि पार्टियाँ जुड़ती रही, कुछ टूटती रही, कुछ जुड़ती रही, सबका अपना योगदान है। स्टार्टिंग की कुछ पार्टी के भी जो जुड़ी रही या जो टूटती रही, सबका उस वक्त तो एक एक पार्टी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की सेल बहुत मायने रखती थी, 5-5 हज़ार की सेल, 2-2 हज़ार की सेल भी उस वक्त काफ़ी मायने रखती थी। तो वहाँ पे मैंने पाया कि अगर आपको इस स्टेज में स्टेबल रहना है तो आपको आपकी एक थोड़ी सी आपकी नेटवर्किंग बढ़ानी है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे भी फ्लो में ही बहना है। आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, जो आपसे आपकी पार्टियां मांग रही हैं वो आपको पेमेंट दे रही है और जो आपकी मार्केट से डिमांड आ रही है केवल आपको उसी को पूरा करने की कोशिश करनी है। और हो सके तो क्या करना है कि आपको केवल उन पार्टियों की ही अच्छी सर्विस में जो आपके साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं और आप ज़्यादा मार्केट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, आपके पास एडवर्टाइजमेंट बजट ज़्यादा नहीं है, तो जितने कस्टमर आपके पास है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको जो मार्केटिंग आप जो फ्री टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो अलग ही बात है, क्योंकि मैं अपना ब्लॉगिंग का और जो फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया का गूगल पे एसईओ का जो मैं फ्री टूल यूज कर रहा था वो तो कर ही रहा हूँ कि ताकि ये लोग मेरे को देखें और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन उस वक्त मैंने जो कंसंट्रेशन दिखाया वो इसी चीज पे दिखाया कि जितने कस्टमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ही बेटर से बेटर उन्हीं की डिमांड अगर आप पूरी करते रहो इस स्टेज में तो भी बहुत होता है। क्योंकि जब आपके साथ कस्टमर जुड़ रहा है और जब उसको आपकी क्वालिटी पे विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास है, तो अगर आप उसकी भी डिमांड पूरी करोगे, क्योंकि वो फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की क्वांटिटी भी बढ़ता है। और जब आप उसी की डिमांड पे उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड भी पूरी करते रहो, ज़्यादा एफर्ट नहीं करो, केवल उन्हीं के डिमांड जितना वो प्रोडक्ट मानते हैं उन्हीं पे कंसंट्रेशन करके उनको भी पूरा करते रहो, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है स्टेज से पार पाने के लिए, क्योंकि आपके मार्जिन ज़्यादा नहीं होते। जब आप स्टेबल कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिश कर रहे होते हो कंपनी को, तब आप 5-10% पे मार्जिन पे काम करते हो, उसमें आपके पास प्रोडक्ट की रेंज भी कम है, क्योंकि क्लासिकल की जो मार्केट तो बहुत बड़ी है लेकिन डाबर और बैद्यनाथ का बहुत ही होल्ड है उस पर, तो केमिस्ट पे आप उसको नहीं बेच सकते, आपको वैद्य वगैरह के कस्टमर चाहिए, तो वो बहुत ही कम एरिया होता है वहाँ पे,
और उसमें आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मेरे को फील हुआ कि मेरे को पेटेंट और प्रोप्राइटरी रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर सकता था क्योंकि जो 5-10% के मार्जिन के बाद आपको इतना नहीं बचता, बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके, तो आप नए प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर सको। तो वहाँ पे आपके लिए सबसे सही यही है कि जो इतने कस्टमर आपके पास है उन्हीं पे आप कंसंट्रेशन करो, उन्हीं की ग्रोथ करने के लिए, उन्हीं की फुलफिलमेंट करने पे जोर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि वहाँ से फिर एक सर्कल घूमना शुरू हो जाता है मार्केट का। जब आप पेमेंट टाइम से दे रहे हो लोगों की, तो वो मार्केट से फिर आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लेने की कोशिश करनी है। क्या हुआ कि मैं उन्हीं की डिमांड पूरी करने पे लगा हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा नेटवर्किंग बढ़ी मेरी, तो अपने भाई साहब है जिन्होंने बिजनेस के बहुत सारे गुण मेरे को सिखाए और आज भी एक अच्छा खासा उनसे काम होता है और वो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर है, तो उनके साथ मेरे रिलेशनशिप बढ़ने शुरू हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भी उस वक्त ग्रो कर रहे थे, तो थोड़ी कम क्वांटिटी वो दे देते थे, तो आज तो काफ़ी बड़ा काम है उनका, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अगर मैं उस चीज़ को इमेजिन करता हूँ तो आज के टाइम में वो उतनी कम क्वांटिटी मेरे को नहीं दे सकते थे, तो वो कम क्वांटिटी देने लगे। तो थर्ड पार्टी करता था मैं कुछ, तो उसकी पेमेंट एडवांस आती थी, थोड़ा थोड़ा फेथ होना शुरू हुआ। तो कुछ उन्होंने फिर प्रोडक्ट किसी और का बनता था तो उसमें मैं कम क्वांटिटी निकालने लगा, तो थोड़ा क्रेडिट बढ़ने लगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ने लगे। क्योंकि जब मार्केट से आपको पे क्रेडिट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मार्केट में आपके मैन्युफैक्चरर्स ने, आपके वेंडरों ने आप पे पैसा लगाना शुरू किया है, क्योंकि उनको भी लगा या जो भी हो, जो आपने ट्रस्ट बिल्ड किया उसकी वजह से, तो वो पैसे से आपके नए नए प्रोडक्ट बनते रहे। फिर उस पैसे को आता रहा, आप टाइम पे देते रहे, तो वो प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बढ़ती रही। जब आपकी प्रोडक्ट की रेंज बढ़तेगी तो फिर आपके पास बहुत कुछ होता है। क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह की मार्केटिंग में हम एलजेक में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक पूरी की पूरी रेंज चाहिए होती है। वो 2-3 प्रोडक्ट में या कुछ प्रोडक्ट में उसको क्या होता है कि एक ही कंपनी से लगभग सारे प्रोडक्ट मिल जाए। तो जब आपकी रेंज बढ़नी शुरू हो जाती है तो, और बेसिकली जब आपकी रेंज बढ़नी शुरू हो जाती है तो लोग आपके साथ और जुड़ना शुरू होते हैं, क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिमांड में रहता है। लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी डिमांड करने लगे नए नए प्रोडक्ट्स की, तो वो लॉन्च करना शुरू किया। तो कुछ डिसीजन वहाँ पे गलत हुए, कुछ सही हुए, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक बार लेके दूसरी बार नहीं लिया। लेकिन क्या होता है कि वो आप अफसोस नहीं करते, तो कुछ ना कुछ आपको हार्ड डिसीजन अपने बिजनेस में लेने ही पड़ते हैं। तो वहाँ पे नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जब मैंने किसी के लिए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अगर उसने लिया या नहीं लिया, लेकिन वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफ़ी पसंद आया, उनका वो काफ़ी चला, तो उस चीज़ का मेरे को कभी अफसोस नहीं रहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले भी लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत फैसले हैं उनकी वजह से ही पता लगा फ्यूचर में जाके कि आपको केवल वही करना है जो सही लगे, जो, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी मांग लेता है और आप उसकी मांग को फुलफिल करने में जाओगे तो आपको नुकसान भी होगा। लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया वो चीज़ें। तो सेकंड स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो यही है कि आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जितने आपकी पार्टीज है या डॉक्टर्स में काम करते हैं, आप जिस भी तरह की मार्केटिंग करते हो, जितने भी आपके कस्टमर्स है आपके, आप उन्हीं की फुलफिलमेंट करो, उन्हीं के साथ रिलेशनशिप बनाओ। ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश ना भी करोगे तो भी आप इस स्टेज से पार चले जाओगे। ऑटोमेटिकली आपको नए नए बिजनेस मिलते रहेंगे, नया नया आपको इन्वेस्टमेंट आता रहेगा मार्केट में। क्योंकि फार्मा में या आयुर्वेदिक में आईटी कंपनी की तरह हमें इन्वेस्टर नहीं मिल सकते। हमें जो इन्वेस्टमेंट मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे वेंडर्स से ही मिलती है, वेंडर्स के थ्रू ही मिलती है। स्टार्टिंग में कोई देने के लिए तैयार नहीं रहता, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक फेथ, क्योंकि पहले आपको उस लेवल पे पहुंचना होता है कि लोग आप पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हर बंदा उस पर्सन पे पैसा लगाना चाहता है जिस पे उसको विश्वास हो, जो उसको कमा के दे। क्योंकि अगर कोई हमारे ऊपर पैसा लगा रहा है तो वो अपना माल का रेट प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन हम पे लगा रहा है। जब हम उसको पैसा देंगे तो उसका मूल भी आएगा और उसका प्रॉफिट भी आएगा। जब एक बार उसको प्रॉफिट आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम पे उससे ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेगा। तो हम सेकेंड स्टेज में हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो तभी मिलेगा जब आप उस ट्रस्ट को बिल्ड रखोगे। क्योंकि अगर आप सेल बढ़ाने के चक्कर में कहीं पे पेमटे फंसा जाओगे, यहाँ पे सेकंड स्टेज में ये बहुत होता है। आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आप पहले जुड़े हो उनका सर्कुलेशन घूम रहा है,
एक का पेमेंट जा रहा है तो मटेरियल जा रहा है, पेमेंट आ रहा है मटेरियल जा रहा है। लेकिन जब आप नए डिस्ट्रीब्यूटरों पे जाओगे, नए डॉक्टर्स पे जाओगे तो आपको वहां पे पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा वहां पे फंस गया या अगले ने देने से मना कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके वेंडर की जो आप पेमेंट दे रहे थे उस पर फर्क पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट पे वहां पे फर्क पड़ेगा। और आप फिर एक बार आपने किसी का छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट थोड़ा लेट कर दिया या फंस गया आपका और आप नहीं दे पाए, तो फिर वो आप पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेज बड़ा ही सेंसिटिव होता है। स्टेज तो सारे ही सेंसिटिव होते हैं, जब तक आप बिजनेस को पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, आपका आर्थिक तौर पे और संरचनात्मक तौर पे जब तक आप स्टेबल नहीं कर पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं होता, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता, तब तक बिजनेस स्टेबल ही, थोड़ा रिस्की ही रहता है, अनस्टेबल ही रहता है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बैंक से नहीं लगा सकते, तो आपको उससे घुमाना भी है, प्रॉफिट पार्टियों से लेना भी है, उनका मूल भी लेना है और वेंडरों से भी लेना है, क्योंकि अगर आपको जल्दी ग्रोथ करना है तो ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, तो आपको बड़ा केयरफुली रहना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर एल्जेक्ट में मैं उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों को यहाँ पे जोड़ता था जो पहले पेमेंट दे सके, तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा और मेरा टाइम पे पैसा वहाँ पे जाता रहा, और उनकी इन्वेस्टमेंट मेरे पास काफ़ी होती रही। एक दौर ऐसा आया कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि मेरे को खुद ही भी डर लगने लगा कि इतना ज़्यादा पैसा मार्केट से मैंने ले लिया है और फिर उसको वापस करना या लौटाना कहीं मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। लेकिन डर से पार पाना तो आपको पड़ेगा, हर स्टेज में आपको डर तो लगेगा ही, लेकिन यह है कि डर से पार पाओगे तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इन सब चीज़ों को अपनी जॉब छोड़ के इंडिपेंडेंट रूप से आने के बाद और प्रोडक्ट को एक अच्छी लिमिट तक ले जाने तक, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ का वो, मेरे बिजनेस का, मेरे एंटरप्रेन्योर्स का वो सेकंड स्टेज था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। अभी अनुमान पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कब तक चला है, लेकिन मेरे को लगता है कि 8 से 10 महीने या 12 महीने के आसपास का वो स्टेज रहा होगा। लेकिन फिर भी जितना भी रहा है तो उसने सिखाने के लिए मेरे को बहुत कुछ दिया है। इस स्टेज से अगर आपको पार पाना है तो आपको टाइम के साथ तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, समय की धारा के साथ बहना सीखना पड़ेगा। और फिर वही बात आ जाती है, पेशेंस और विश्वास आप में होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कोशिश ना करें, कहीं पे ज़्यादा पेमेंट फंसाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, क्योंकि अब जब पेड़ से एक बीज से पौधा निकलता है और थोड़े टाइम तक जब थोड़ा सा पौधा बनता है तो बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो बड़ा केयरफुल रहने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मैंने सेकंड स्टेज में पाई है वो ये पाई है कि यहाँ पे आपको मानसिक तौर पे मजबूत होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, आपकी पेमेंटें आती है, तो आप एकदम से बहुत एक्साइटमेंट स्टेज पे पहुँच जाते हो। और जब आपके पास ऑर्डर नहीं होते, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर नहीं होते सेकंड स्टेज में, वो थर्ड स्टेज में जाके आते हैं कि आपके पास रेगुलर ऑर्डर है। उसके बारे में हम आगे थर्ड स्टेज में बात करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आपके पास 2 या 4 डिस्ट्रीब्यूटर या 2 या 4 क्लाइंट है, डॉक्टर है, आपका इतना है कि आपका थोड़ा बहुत खर्चा चलना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे आपको रेगुलर ऑर्डर नहीं होते आपके पास। जब आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं, पेमेंटें आ जाती है, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट स्टेज में पहुँच जाते हो। और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर आप डिप्रेशन की स्टेज में पहुँच जाते हो, आप तनाव में चले जाते हो। तो कभी आप एकदम से एक्साइटमेंट होते हो, कभी डिप्रेस होते हो, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। यहाँ पे अपने आपको अपने मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने कई बार उसके बाद मैंने एक छोटी सी टेक्निक अपनाई थी और उसको अब तो ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है कि मैं कभी भी ध्यान लगा के बैठ जाता था और सोचता था कि मेरे जो दिमाग में 3 चरण हैं, 3 लकड़ी की लकीरें मान सकते हैं हम, जो एक बीच में है, एक ऊपर है, एक नीचे है। जो नीचे वाली को मैं डिप्रेशन की स्टेज मानता था, ऊपर वाली को मैं एक्साइटमेंट की स्टेज मानता था। और जब भी मैं कभी एक्साइटमेंट में, ज़्यादा डिप्रेशन में या ज़्यादा एक्साइटमेंट में पहुंच जाता था, तो मैं कोशिश करता था कि जब डिप्रेशन में हूँ तो निचली वाली को ऊपर लेके आऊँ, और जब एक्साइटमेंट में हूँ तो ऊपर वाली को नीचे लेके आऊँ। वो तीनों की चीज़ को मैं बैलेंस में रखने की कोशिश करता था और इससे मेरे को काफ़ी मदद मिली। मैं एक इमेजिनरी कोई चीज़ मान लेता था और उसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से मेरा जो मानसिक स्थिति है, जो मेरा मूड है, वो भी स्टेबल हो जाता था।
तो वहाँ से मेरे को काफ़ी मदद मिली। सेकंड स्टेज में मैंने इस उतार चढ़ाव को बहुत देखा है, क्योंकि मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था और हर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तभी कहते हैं कि IQ बिजनेस में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता, EQ ज़्यादा कामयाब होता है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है जब आप बिजनेस स्टेबल करने जाते हो, बिजनेस को शुरू करते हो, एस्टेब्लिश करने जाते हो। क्योंकि बिजनेस शुरू करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको चलाना और उसको स्टेबल करना, एस्टेब्लिश करना एक बहुत ही टफ काम होता है। उसमें आपको बहुत सारे हार्ड वर्क की, बहुत सारे स्मार्ट वर्क की और अपनी मेंटल स्थिति को, अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत रखने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे एक ये बहुत यूनिक चीज़ मैंने वहाँ पे पाई। इससे पहले मैं कभी भी इतने उतार चढ़ाव में नहीं गया था, लेकिन ये है कि समय के साथ मैंने उस चीज़ को, उन स्ट्रेस को, क्योंकि एक बार जब आप किसी स्ट्रेस को हैंडल कर जाते हो तो अगली बार वो स्ट्रेस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती, आपके लिए वो छोटी हो जाती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम में आनी शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे जाके मेरे को लगता है कि 90% से ज़्यादा बिजनेस डूबते हैं, और अगर डूबे भी नहीं तो उसके बाद थ्रू आउट वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। आपने पहला स्टेज बिल्कुल केयरफुली आपने पास कर लिया। सेकेंड स्टेज में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ गए ठीक ठाक, आपके पास मार्केट से आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ गया, लोगों ने आप पे क्रेडिट भी लगाना शुरू कर दिया। जो थर्ड स्टेज है, जो तीसरा चरण आता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास पैसा आना शुरू होता है। नए नए कह सकते हैं हम, आप नए नए अमीर बनने शुरू होते हैं। लेकिन जो ये अमीरी होती है और जो ये पैसा होता है, ये आपका नहीं होता, क्योंकि अभी आपने मार्केट में जिन्होंने आप पे पैसा लगाया हुआ है वो उनका पैसा होता है, वो आपका पैसा नहीं होता, वो उनका पैसा होता है। तो इस स्टेज में क्या है कि मोस्टली बंदे ये मान बैठते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो आपका है, ठीक है। आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपने वेंडर को देना है, अपने मैन्युफैक्चरर को देना है, अपनी कंपनी को देना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो किसी भी बिजनेस पे लागू होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे वो IT बिजनेस है, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो रिटेल है। वो एक नया पैसा जब आता है तो हम उसको अपना मान बैठते हैं, जबकि वो अपना नहीं होता। अपना कब होगा वो भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी तक जो पैसा थर्ड स्टेज में हमारे पास आना शुरू हुआ है वो हमारा नहीं है, वो बेसिकली हमारे वेंडर्स का है। अब हमारे पास कई चॉइसेस बढ़ती है। अगर जो बंदे उसको अपना मान बैठते हैं वो क्या करते हैं, या तो उससे लग्जरी चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, सेकंड चीज़ों में वो उसको घर बनाने पे इन्वेस्ट करते हैं, घर के लिए ज़मीन खरीदने पे इन्वेस्ट करते हैं, तीसरा हो सकता है कि वो उसको प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करे। लेकिन तीनों ही चीज़ों को मैं सही नहीं मानता। प्रॉपर्टी पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको कि ताकि वो प्रॉपर्टी महंगी बिक जाए, तो भी मैं उसको सही नहीं मानता। लग्जरी पे और खुद के घर बनाने पे, खुद के घर पे खर्च करना तो मैं उसको सही मानता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉफिट बनाने के लिए भी, तो भी मैं उसको सही नहीं मानता, क्योंकि आपका काम प्रॉपर्टी नहीं है। आपका काम, अगर आप मेडिसिन में हो, कॉस्मेटिक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, ABC, चाहे आप IT में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, आपका काम प्रॉपर्टी नहीं है। आप उसको अपने काम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने वेंडर्स का भी पैसा नहीं देना है तो हो सकता है तो आप उसको अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी में जाना तो एक तरह से ये हो गया कि आपने उस पैसे को डंप कर लिया, कभी बिकेगी नहीं बिकेगी वो दूसरी बात है। वो तो कभी चांसेस की बात होती है कि आपने लगाया और आपको कई गुना वापस हो गया। वो आजकल ऐसा प्रॉपर्टी में नहीं होता, वो बहुत पुरानी बात है। तो उसमें क्या है कि जब आपके पास पैसा शुरू हुआ, आपने कहीं ना कहीं उसको गलत इन्वेस्ट कर लिया, तो क्या होगा कि आपने अपने प्रॉफिट के साथ साथ जो वेंडर का पैसा उसने लगाया हुआ था आप पे, वो भी आपने गलत यूज कर लिया। तो कहीं ना कहीं जब पेमेंट देने का टाइम आएगा तो आप वहां पे फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट में आपके मन मुताबिक पेमेंटें नहीं आएगी और कभी आती भी नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन बिजनेस में फेल हो जाती है। जो हम मंथ की स्टार्टिंग में जितनी कैलकुलेशन लगाते हैं कि इतनी पेमेंट हमारे पास आ जाएगी, इतनी हमारी सेल हो जाएगी, वो सब बिल्कुल ही बेकार होती है। उनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो कभी सच होती ही नहीं है। आपके पास पैसा आया, आपने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब आपको अपने वेंडर्स का, अपने मैन्युफैक्चरर्स का पैसा देना है तो वो आपके पास नहीं होगा।
क्योंकि आप उसको पहले ही खर्च कर चुके हो, और आपको क्योंकि आप मटेरियल बेच रहे हो तो आपको दोबारा फिर उनसे मटेरियल लेने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो 1 या 2 बार आपको दे दे, क्योंकि आपने जो ट्रस्ट बिल्ड किया है उसकी वजह से वो आपको दे देंगे। लेकिन क्या होगा कि जब आप दूसरी या तीसरी बार उनको पैसा वापस नहीं लौटाओगे, उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं देंगे, तो वो आपको मटेरियल की सप्लाई नहीं करेंगे, और यहीं से आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में, एक आर्थिक जाल में फंसना शुरू हो जाओगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, और उसके बाद वो केवल अपनी सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल करते हैं। ग्रोथ करना तो बड़ी दूर की बात होती है, वो सर्वाइव करना ही बड़ा स्ट्रगल होता जाता है उनका। उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है कि कहीं और से पैसा उठाया जाए, क्योंकि आपका वेंडर आपको कह देगा कि आप पेमेंट दो तो माल दूंगा, नहीं दोगे तो नहीं दूंगा, और आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर चुके हो आप। क्योंकि क्या होता है कि पर्सन कभी भी इतना पैसा नहीं लगाता जितना उसके पास होता है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए आया है तो आप प्रॉपर्टी 5 लाख की नहीं खरीदोगे, आप 15-20 लाख की खरीदोगे, क्योंकि आपको ये होगा कि आपको अगले महीने भी पेमेंट आएगी, उससे आप वो कर दोगे। तो वहां पे क्या होगा कि आप 1 महीने की तो पेमेंट स्किप करोगे, उसके साथ आप 2-3 महीने की और स्किप कर जाओगे, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉपर्टी पे या घर पे, वो अपनी औकात से ज्यादा करोगे, क्योंकि ये आप लोगों ने या हमने कैलकुलेशन की होती है। चाहे इसमें मैं हूं चाहे आप हो, वो सब पे एक ही तरह एप्लीकेबल होता है। तो फिर क्या होता है, या तो हम कहीं से पैसा उठाएंगे या बैंक के पास जाएंगे, और उसके बाद सबसे सेफ तरीका हमें लगता है कि बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन कराते हैं, जो मार्केट से बिना इंटरेस्ट का पैसा जो मार्केट हम पे लगा रही थी, अब वो पैसा इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमें मार्केट का अगर सपोज करो 10 लाख रुपया देना है, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी गुडविल है, सब कुछ है, आप टाइम से पैसा दे रहे हो, वो 10 लाख आपको बिना इंटरेस्ट के आप पे लगा रहे हैं। लेकिन जब बैंक आप पे पैसा लगाएगा तो वो आप